नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 71, 72, 73, 74 और 75 हल करेंगे। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए हल करते हैं। सबसे पहले है कार्यपत्रक नंबर 71, कक्षा 8 हिंदी। और संवेदनशील मुद्दों को पढ़कर समझना और उसे अनुभव रख पाना। तो यहाँ पर एक जो न्यूज़ की कटिंग है वो दी हुई है। सरिस्का से दोसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला, और इसके आधार पर हमें प्रश्न हल करने हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहले तो इस न्यूज़ की कटिंग को, उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर हल करने हैं। तो आइए पहले प्रश्न है देखते हैं। पहला है क टाइगर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो आप अच्छी तरह से इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह सरिस्का से दोसा। ख हो जाएगा टाइगर के पहुंचने का पता किसे नहीं चल पाया। तो यहाँ हो जाएगा अफसरों को। और ग हो जाएगा सरिस्का जाना जाता है, तो यहाँ हो जाएगा अभ्यारण्य के लिए। और गह हो जाएगा टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई। तो यहाँ हो जाएगा रत्नपुरा के निवासी ने। और नेक्स्ट है च, और इसका आंसर हो जाएगा क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा। यदि हाँ तो कैसे, सोचकर समझिए। तो हाँ, उन्हें वन विभाग की टीम के द्वारा लाया होगा। नेक्स्ट है 6 है, वो हो जाएगा यह समाचार कहाँ का है। तो यहाँ हो जाएगा अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य का। जय हो जाएगा आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। तो यहाँ तो इसका हो जाएगा यहाँ जैसलमेर पोखरण, जो भी आप अपने ज़िले से या विद्यालय से हैं वहाँ अपने ज़िले का या तहसील का नाम लिख करके, जो क्षेत्र है उसका नाम लिख करके कि यहाँ हम बना सकते हैं। और यहाँ मैंने बनाया, यहाँ हमारे विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान ने बताया कि बाल सभा में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रकार से आप समाचार बना सकते हैं। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 71 यानी कि कुत्र कक्षा 8 हिंदी के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर देखें। नेक्स्ट है 72 नंबर कार्यपत्रक। इसमें है दक्षता यानी कि पढ़ी सुनी विषय वस्तु पर अपने स्वतंत्र विचार रख पाना, इसके आधार पर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अक्सर हम कार्य को टालते रहते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है। तो कार्य को टालना या समय से न करने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती है। तो आइए सोचिए और लिखिए। तो यहाँ कार्य, पहले तो है कार्य टालने के कारण बताने हैं। तो यहाँ मैंने कुछ कारण लिखे हैं और आप अपने मन से भी कुछ कारण लिख सकते हैं। यहाँ हम कार्य को टालते हैं, इसका मुख्य कारण है आज का जो कार्य है वो कार्य कल कर लेंगे, या फिर ऐसा सोचकर टाल देते हैं, या किसी कारण कोई समस्या हो जाती है तो टाल देते हैं, खेल ज़्यादा खेलते हैं इसलिए हम कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके मुख्य कारण हो जाएंगे किसी भी काम को टालने के। नेक्स्ट है कार्य टालने से होने वाली हानियाँ। तो यहाँ कार्य को टालने से धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ जाता है तथा समय पर पूरा नहीं होता है, जिस कारण हमें अध्यापकों से डांट मिलती है या फिर घर वालों से डांट मिलती है। कोई भी काम हमें सौंप देते हैं तो वो समय पर पूरा नहीं होता है। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 72। नेक्स्ट है कार्यपत्रक नंबर 73 कक्षा 8 हिंदी का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अपने पाठ्य पुस्तक में बदलू का की कहानी पढ़ी है। तो इस तरह आप अपने गांव या शहर किसी परिचित कारीगर पर एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ ये आपको कारीगर, कोई भी कारीगर के बारे में आपको खुद सोच करके ये कहानी विद्यार्थियों को स्वयं करनी है। और नेक्स्ट हो जाएगा 74 नंबर कार्यपत्रक कक्षा 8 विषय हिंदी। व्याकरण या व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है, यानी कि संधि से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ उदाहरण दिए कि राम प्लस अवतार यानी कि रामावतार हो जाएगा, कपि प्लस ईस कपीस हो जाएगा। पहला प्रश्न इसका हो जाएगा कि ऊपर दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं, इसी प्रकार आप भी दो शब्दों को मिला करके नए शब्द बनाइए। यहाँ देखिए धर्म प्लस अर्थ, तो यहाँ हो जाएगा धर्मार्थ। भोजन प्लस आलय, तो इसका हो जाएगा भोजनालय। उसके बाद में सुर प्लस इंद्र, तो यहाँ हो जाएगा सुरेंद्र। गुरु प्लस उपदेश, तो यहाँ हो जाएगा गुरुपदेश। पर प्लस उपकार, तो यहाँ हो जाएगा परोपकार। यथा प्लस इष्ट, तो यहाँ हो जाएगा यथेष्ट। और उसके बाद में लघु प्लस ऊर्जा, तो यहाँ हो जाएगा लघु ऊर्जा। और विद्या प्लस आलय, यहाँ हो जाएगा विद्यालय। नेक्स्ट है दूसरा, शुद्ध संधि रूप को सही का चिन्ह लगाना है। राजा प्लस ऋषि, तो यहाँ हो जाएगा राज ऋषि बन जाएगा, ये सही हो जाएगा। मत प्लस ऐक्य, तो यहाँ मतैक्य यानी कि ते के ऊपर दो मात्राएं हो जाएगी। नेक्स्ट है कवि प्लस इंद्र, तो यहाँ हो जाएगा कविंद्र यानी कि ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। और यहाँ देव प्लस आलय यानी कि यहाँ हो जाएगा देवालय, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, अब अपनी
पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो छांटें और अलग अलग शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ संग्रहालय लिखा हुआ है तो इसको हम संग्रह प्लस आलय लिखा है। पाठशाला तो इसको हम दो भागों में कर देंगे, पाठ प्लस शाला। इसी प्रकार से हम कुछ शब्द है वो दो शब्दों से जो मिलकर बने होते हैं उसको हमें अलग अलग करना है। जैसे सामाजिक तो यहाँ समाज प्लस इक हो जाएगा। नेक्स्ट है गौशाला तो यहाँ गो प्लस शाला हो जाएगा। यहाँ गतिविधि गति प्लस विधि हो जाएगा। यहाँ गद्यांश तो यहाँ हो जाएगा गद्य प्लस अंश। और उसी प्रकार है पद्यांश तो पद्य प्लस अंश हो जाएगा। वही उसी प्रकार शिक्षाविद है तो यहाँ हो जाएगा शिक्षा प्लस विद। इसी प्रकार आपको दूसरे शब्द भी अपनी पुस्तक से देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 75 नंबर कार्यपत्रक कक्षा 8 हिंदी तो यहाँ गद्यांश या पद्यांश को पढ़ करके उसके साथ में प्रश्नों के उत्तर दे पाना। देखिए नीचे लिखी कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहले तो हमें अच्छी तरीके से ये कविता को हमें पढ़ लेना है। सच है विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर भी धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। तो ये जो कविता है इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक तो यहाँ हम वीरता लिख देंगे इसका शीर्षक। दूसरा प्रश्न है विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते तो यहाँ सूरवीर है वो विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा विघ्नों को गले लगाते हैं पंक्ति के भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ वीर मनुष्य अपने जीवन में आने वाले कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं, वे आपदाएं आने पर भी घबराते नहीं हैं। ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है चौथा नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है दहलाती तो यहाँ जंगल में आग दहल रही है, इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। विपत्ति तो यहाँ विपत्ति आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, इस प्रकार से वाक्य बना देंगे। और तीसरा हो जाएगा धीरज कठिन समय में हमें धीरज से काम लेना चाहिए। और यहाँ क्षण हो जाएगा एक क्षण भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न इस भाव की कोई दूसरी कविता का संकलन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका तथा पोर्टफोलियो में लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थी को स्वयं करना है। तो दोस्तों ये थे 71 से लेकर के 75 तक जो कार्यपत्रक है वो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 विषय हिंदी कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर के हम 80 तक हल करेंगे। इस वीडियो के अंदर सभी कार्यपत्रक है वो अच्छी तरीके से हल करके पूरा आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार वीडियो में बने रहें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए सभी कार्यपत्रक हल करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर के 80 तक। देखिए 76 का पहला कार्यपत्रक है वो हल करते हैं। 76 नंबर कार्यपत्रक पहला प्रश्न है दिए गए चित्र को देखकर कुछ सवालों के हमें जवाब देने हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है समाज में तुमने ऐसा दृश्य कहाँ कहाँ देखा है, क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय न जाकर कामकाज ही करना चाहिए, अपने विचार कारण सहित बताइए। देखिए यहाँ पर एक बच्ची का है जो काम कर रही है, इस प्रकार का ये पिक्चर है और इसको हमें देख करके ये प्रश्न है वो क्या ऐसे काम करने चाहिए बच्चों को, इस बारे में अपना विचार रखना है। तो यहाँ देखिए समाज में ऐसा दृश्य गरीब घरों में दिखा है, हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं और इस उम्र में बच्चियों को काम नहीं करके विद्यालय जाना चाहिए तथा अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है घर तुम्हारे घर में ज़्यादातर कार्य कौन करता है, यदि महिलाएं ही सारे कार्य करती है तो क्या उचित है, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे घर में ज़्यादातर काम है वो महिलाएं ही करती है, यह उचित नहीं है, पुरुषों को भी घर के काम में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं को काम कम करना पड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, हमें अपनी बहन बेटियों को पूरी पढ़ाई करवानी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बने तथा किसी भी काम में पीछे ना रहें। नेक्स्ट है 77 नंबर कार्यपत्र कक्षा 8 हिंदी का पहला प्रश्न है इसका नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर संचार के साधनों में ये मैंने लिखे हैं, आप भी यहाँ किसी दूसरे भी नाम लिख सकते हैं जितने भी संचार के साधन हैं। देखिए यहाँ पहले मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट या कंप्यूटर है, डाक है या ईमेल है, टेलीफोन है, तो ये सब संचार के साधन हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधनों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक सामान्य जानकारी हो। देखिए प्रारंभ से लेकर सामान्य जो जानकारी है वो मैंने यहाँ कुछ लिखा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे संचार के माध्यमों ने ही सूचना को सर्वसुलभ कराया है। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए दूत भेजे जाते थे जो प्राय आवागमन के लिए घोड़ों आदि का प्रयोग करते थे और पक्षियों द्वारा
संदेश भेजने के उदाहरण भी मिलते हैं। वर्तमान में संचार के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने अद्भुत सफलताएं अर्जित की है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद इस क्षेत्र में प्रतिदिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। संचार जगत में ईमेल की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इंटरनेट आने के बाद संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। आज मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर कार्यपत्र कक्षा 8 हिंदी का। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए यहाँ एक अनौपचारिक पत्र लिखना है, जो अपने मित्र को होली की शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखना है। यहाँ अपना स्वयं का पता लिखना है। देखिए सेक्टर 28 विकास नगर जयपुर, जो भी आपका पता हो वहाँ पता अपना लिख देना है, गाँव का नाम। नेक्स्ट है दिनांक, यहाँ जो भी दिनांक है वो दिनांक लिख देंगे 2023। प्रिय मित्र कृष्ण, तो यहाँ हम जिस मित्र को भेज रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, और उसके बाद में हमें इसको पत्र के अंदर लिखना है। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ तुम भी सकुशल होंगे। रंगों के त्योहार होली के इस पावन पर्व पर आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि होली का यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ और आपके पारिवारिक जीवन में प्रेम, उल्लास एवं उमंगों के रंग घुले और सबका जीवन होली के रंगों की तरह रंग में हो। पुनः आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं, रंग बिरंगी शुभकामनाएं। बुरा ना मानो, होली है तुम्हारा मित्र सुदामा। यहाँ अपने खुद का नाम लिख देंगे। इस प्रकार से ये है वो पत्र है वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये था 78 नंबर कार्यपत्रक। नेक्स्ट है 79 नंबर कार्यपत्र कक्षा 8 हिंदी का। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भगवान के डाक की कविता की उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद है। तो यहाँ देखिए पक्षी और बादल में भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो ये 4 लाइनें हो गई। तो बताइए कि ये पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये पंक्तियाँ हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कवि ने प्रकृति के माध्यम से हम मनुष्यों को भाईचारा और सौहार्द की भावना का संदेश दिया है। प्रकृति को सीमाएं नहीं रोक सकती है, वैसे ही हमें भी सीमाओं को त्याग कर मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। नेक्स्ट है भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं तथा इसमें क्या संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे पढ़ते हैं। इससे हमें संदेश मिलता है कि हमें भी धर्म तथा सीमाओं को छोड़कर आपस में प्रेम तथा भाईचारे से रहना चाहिए। नेक्स्ट है 80 नंबर यानी कि 80 नंबर कार्यपत्र कक्षा 8 हिंदी का। देखिए यहाँ है कि इस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ करके प्रश्न के समझ के साथ में प्रश्नों के उत्तर देना। देखिए यहाँ कविता दी गई है और इस कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। आ रही है रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण कर रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी कविता को एक सार्थक शीर्षक दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा सुबह की किरण। दूसरा है विहंग बंदी और चारण किस का गुणगान गा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा विहंग बंदी और चारण रवि का गुणगान गा रहे हैं, रवि यानी कि सूर्य। तीसरा है आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा, उगते हुए सूर्य की आभा व दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि सुबह का समय होता है उसका हमें वर्णन करना है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, उगते हुए सूर्य का दृश्य काफ़ी मनमोहक होता है। सुबह के समय सूर्य की किरणों से जो वातावरण लाल तथा सुनहरा हो जाता है, पक्षी चहचहाते हैं तथा वे हमें उत्साह का संदेश देते हैं। नेक्स्ट है रवि के पर्यायवाची लिखिए। तो रवि के पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर, सूरज। नेक्स्ट है 5वां, अनुच्चर अनुप्लस चर आदेश के अनुसार आचरण करने वाला यानी कि सेवक। आप भी नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार से स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर इसने लिखा है पहले नभचर, तो नभ प्लस चर इसका संधि हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। और नभ यानी कि आकाश में विचरण करने वाला यानी कि पक्षी। नेक्स्ट है जलचर, जल प्लस चर जल में विचरण करने वाला यानी कि मछली। नेक्स्ट हो जाएगा निशाचर, निशाचर यानी कि निशा, यानी कि निशा का मतलब होता है रात, निशा प्लस चर और निशा का मतलब होता है रात, तो रात में विचरण करने वाला यानी कि चोर। तो यहाँ इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 विषय हिंदी और कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर के 80 तक का हल
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।